18 जनवरी साल 2015 जगह जोहानिसबर्ग का वांडर्स स्टेडियम। साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच एक वनडे मैच खेला जा रहा था। साउथ अफ्रीका पहले बल्लेबाजी कर रहा था। हाशिम अमला और दिली रूसो की 247 रन की यादगार ओपनिंग साझेदारी के बाद 39वें ओवर की तीसरी गेंद पर पहला विकेट गिरता है और तभी मैदान पर आता है एक ऐसा नाम जिसे देखकर गेंदबाजों का दिल तेज धड़कने लगता था, एबी डिविलियर्स। अब इस समय पर आकर डिविलियर्स तेज शुरुआत करेंगे ये तो सभी को पता था, लेकिन ऐसी तबाही लाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने पहली कुछ गेंदों से ही संकेत दे दिया था कि आज सिर्फ रन नहीं बल्कि तबाही होने वाली है। उन्होंने बैक फुट पर चौके लगाए, फ्रंट फुट पर झुककर छक्के लगाए और कुछ शॉट तो ऐसे थे जिनका रिप्ले देखकर भी समझ में नहीं आ रहा था कि गेंद वहां कैसे पहुंच गई। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने लाइन बदली, लेंथ बदलकर देखी, पेस कम ज्यादा किया, लेकिन सामने खड़ा बल्लेबाज फिजिक्स और क्रिकेट दोनों के नियम तोड़ने पर उतारू था। सिर्फ 31 गेंदों पर शतक लगाकर उन्होंने दुनिया को दिखा दिया था कि वो ही क्रिकेट के बेताज बादशाह हैं। ये वनडे क्रिकेट का सबसे तेज शतक था जो आज तक कायम है। लेकिन डिविलियर्स यही नहीं रुके, उन्होंने और भी आगे बढ़ते हुए इस इनिंग में मात्र 44 गेंदों पर 149 रन की बेमिसाल पारी खेली। इसके अलावा भी उनकी दुनिया भर की पारियां हैं जो उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार करती हैं और उनके संन्यास के कई सालों बाद भी आज तक साउथ अफ्रीका को उनके जैसा कोई बल्लेबाज नहीं मिला। हालांकि एबी डिविलियर्स अकेले ऐसे बल्लेबाज नहीं हैं जिन्होंने इस रुतबे को पाया है, बल्कि और भी ऐसे कई बल्लेबाज हैं जिनके संन्यास के बाद अब तक उस टीम में उनके जैसा कोई बल्लेबाज नहीं आया। तो आइए एक एक करके मिलते हैं कुछ ऐसे ही बल्लेबाजों से। एडम गिलक्रिस्ट वो खिलाड़ी थे जिन्होंने विकेटकीपर बैट्समैन की परिभाषा ही बदल दी। उनसे पहले ज्यादातर टीमें ऐसे विकेटकीपर ढूंढती थी जो थोड़ा बहुत बल्लेबाजी कर लें, लेकिन गिलक्रिस्ट आए और दुनिया को दिखा दिया कि एक विकेटकीपर भी टॉप ऑर्डर जैसा मैच विनर हो सकता है, और वो भी हर फॉर्मेट में। ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करते हुए गिलक्रिस्ट हमेशा एक ही चीज लेकर आते थे और वो थी क्लियरिटी। उनकी बैटिंग की खासियत पावर नहीं थी बल्कि टाइमिंग और सिंपलिसिटी थी। वो शॉट खेलने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं लगाते थे, फिर भी गेंद स्टैंड में पहुंच जाती थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत स्टेबिलिटी प्लस एग्रेशन का परफेक्ट बैलेंस था। 2007 विश्व कप के फाइनल में खेली गई उनकी 149 रनों की पारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गिलक्रिस्ट का बैटिंग इंपैक्ट इतना बड़ा था कि कई बार ऑस्ट्रेलिया मैच का आधा काम पहले 10 ओवर में ही कर लेता था, और विकेट कीपिंग वो तो एक अलग ही लेवल की थी, तेज, भरोसेमंद और मैच अवेयरनेस से भरी हुई। उनके रिटायर होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को कई विकेट कीपर बल्लेबाज मिले, लेकिन गिलक्रिस्ट जैसा एक्सप्लोसिव डेंजरस बैट्समैन दोबारा नहीं मिला, क्योंकि ऐसी वर्सेटिलिटी हर जनरेशन में पैदा नहीं होती। 90 के दशक में जब दुनिया की ज्यादातर टीमें शुरुआत में संभल कर खेलती थी, टेस्ट वाली तकनीक से धीरे धीरे इनिंग बनाती थी, तभी श्रीलंका ने जयसूर्या को ओपनिंग में भेजकर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया। जयसूर्या का खेलने का अंदाज बेहद सीधा था। पावर प्ले में फील्ड पीछे है तो फायदा उठाओ, और उन्होंने फायदा भी ऐसा उठाया कि दुनिया की टॉप गेंदबाजी लाइनअप भी डरने लगी। पहले 15 ओवरों में उनका एग्रेशन श्रीलंका को वो मोमेंटम देता था जो किसी भी टीम के लिए मैच की दिशा बदल देता था। उनकी बैटिंग में सबसे बड़ा हथियार रॉ पावर था। वो स्पिन को भी वैसे ही ताकत से मारते थे जैसी फास्ट बॉलर को। उनकी कट शॉट्स, स्लो स्वीप्स और लॉफ्टी ड्राइव्स उस दौर में बिल्कुल अनोखे थे, और यही वजह थी कि वो सिर्फ एक रन मशीन नहीं थे बल्कि ट्रेंड सेटर थे। 1996 विश्व कप में उनकी एक्सप्लोसिव बैटिंग ने दुनिया को पहली बार एहसास कराया कि ओडीआईज में भी शुरुआत से ही अटैक करना एक विनिंग स्ट्रेटजी हो सकती है, और उस टूर्नामेंट के बाद हर टीम ने सोचना शुरू कर दिया कि हमें भी जयसूर्या जैसा ओपनर चाहिए। लेकिन असल बात यह है कि जयसूर्या के संन्यास के बाद उनके जैसा बल्लेबाज श्रीलंका में दोबारा कोई नहीं आया। ब्रेंडन मैकुलम आधुनिक क्रिकेट के सबसे प्रभावशाली और खतरनाक बल्लेबाजों में से एक थे। मैकुलम की बैटिंग टॉप ऑर्डर के लिए एक नई तरह की ऊर्जा लेकर आती थी। वो तेज शुरुआत देते थे, गैप्स ढूंढते थे, और अगर दिन उनका हो तो गेंदबाज के पास सच में कोई जवाब नहीं होता था। आईपीएल के पहले ही मैच में उनकी 158 रन की पारी ने पूरी दुनिया को यह समझा दिया था कि ये खिलाड़ी सिर्फ न्यूजीलैंड का स्टार नहीं बल्कि ग्लोबल एंटरटेनर है। उनकी खासियत सिर्फ हिटिंग नहीं थी बल्कि इंटेंट भी था।
जो ऑपोजिशन को हमेशा दबाव में रखता था। वो पहले ओवर से ही रन रेट बढ़ाते थे, जिससे मिडिल ऑर्डर हमेशा आराम से खेलता था। और जब वो कप्तान बने तो यही फेयरलेस अप्रोच उन्होंने पूरी टीम में भर दी। 2015 विश्व कप में न्यूजीलैंड का आक्रामक पॉजिटिव ब्रांडेड ऑफ क्रिकेट उसी सोच की देन था जिसकी नींव मैकुलम ने रखी थी। उनके रिटायर होने के बाद भी न्यूजीलैंड के पास अच्छे खिलाड़ी आए, लेकिन मैकुलम जैसा नेचुरल अटैकर, नेचुरल लीडर और नेचुरल गेम चेंजर दोबारा नहीं मिला। अब बात करते हैं उस बल्लेबाज की जिसे ये दुनिया यूनिवर्स बॉस के नाम से जानती है। नाम है क्रिस गेल। T20 हो या ODI या फिर टेस्ट क्रिकेट, गेल का अंदाज हमेशा एक जैसा ही रहा। गेल की सबसे बड़ी ताकत उनकी सिर पावर थी। वो ऐसे बल्लेबाज थे जिन्हें मारने के लिए किसी खास शॉट की जरूरत नहीं होती थी। बस टाइमिंग मिल जाए तो 90 मीटर से ऊपर का छक्का बिल्कुल सामान्य लगता था और ये पावर उन्हें दुनिया के सबसे डरावने बल्लेबाजों में खड़ा कर देती थी। पहली गेंद से ही विपक्षी टीम दबाव महसूस करती थी, क्योंकि सब जानते थे कि अगर गेल 30-40 गेंद खेल गए तो मैच लगभग खत्म हो जाएगा। और यही उनकी सबसे अनोखी क्वालिटी थी। वो सिर्फ रन्स नहीं बनाते थे बल्कि रन रेट को एकदम अलग लेवल पर ले जाते थे। T20 में उनके रिकॉर्ड्स तो जैसे किसी दूसरे ग्रह के लगते हैं। 175 रन की नाबाद पारी, काउंटलेस सेंचुरीज और सबसे ज्यादा सिक्सेस, ये सब सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये गेल के लंबे समय तक लगातार एक ही इंटेंसिटी से खेलते रहने का सबूत है। उनके जाने के बाद वेस्टइंडीज को कई बिग हिटर्स मिले, लेकिन गेल जैसा नेचुरल मैच डोमिनेटर फिर कभी नहीं मिला। इसी वजह से उन्हें सिर्फ वेस्टइंडीज ही नहीं, पूरी दुनिया का एक अलग ही आइकन माना जाता है। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसका नाम आते ही दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द आता है, बुम बुम अफरीदी। शाहिद अफरीदी एक ऐसे बल्लेबाज थे जिनकी बैटिंग को समझना लगभग नामुमकिन था। वो क्रीज पर आते ही माहौल बदल देते थे, चाहे मैच की स्थिति कुछ भी हो। उनका खेलने का तरीका हमेशा एक ही रहा, सीधी गेंद, सीधा बल्ला और सीधा छक्का। 1996 में सिर्फ 37 गेंदों में शतक लगाकर अफरीदी ने दुनिया को पहली बार बता दिया था कि वो किस लेवल के हिटर हैं। उस दौर में ओडीआईज में इतनी तेज बल्लेबाजी कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अफरीदी को सीमाएं तोड़ना ही पसंद था। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो किसी भी गेंदबाज के खिलाफ बेखौफ खेलते थे, स्पिन हो, फास्ट हो या फिर स्विंग हो। अफरीदी ने कभी गेंदबाज की इज्जत नहीं की और इसी वजह से वो विरोधी टीमों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते थे। ये सच है कि उनकी बैटिंग में कंसिस्टेंसी नहीं थी, लेकिन इम्पैक्ट अनमैचड था। उनकी एक छोटी सी 20 बॉल्स कैमियो इनिंग्स भी पाकिस्तान का मैच मोड़ देती थी और जब उनका दिन होता था तो फिर सामने वाली टीम सिर्फ एक ही दुआ करती थी कि ये ज्यादा देर क्रीज पर न टिक जाएं। उनके जाने के बाद पाकिस्तान को बड़े हिटर्स मिले, लेकिन अफरीदी जैसा फेयर एक्टर कभी नहीं आया। वो ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें देखकर स्टेडियम की एनर्जी बदल जाती थी। बुम बुम जैसा हाई इंपैक्ट बल्लेबाज फिर कभी पैदा नहीं हुआ। केविन पीटरसन वो बल्लेबाज थे जिन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट में मॉडर्न अटैकिंग बैटिंग का दरवाजा खोला। उनसे पहले इंग्लिश बैटिंग का अंदाज ज्यादातर परंपरागत था, लेकिन पीटरसन आए और बिल्कुल अलग तरीके से खेले। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका एटीट्यूड। पीटरसन क्रीज पर ऐसे उतरते थे जैसे उन्हें गेंदबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके फ्लिक्स, पुल शॉट्स, लॉफ्टेड ड्राइव्स और सबसे बढ़कर मशहूर स्विच हिट, ये सब उस दौर में लगभग अनहेर्ड था। उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट को ये बताया कि सब कॉन्टिनेंट की स्पिनो या ऑस्ट्रेलिया की पेस आप अटैक करके भी जीत सकते हैं। 2005 एसेज में उनका इम्पैक्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनकी फेयरलेस बैटिंग ने इंग्लैंड को 18 साल बाद एसेज जीतने में अहम भूमिका निभाई थी और यहीं से केविन पीटरसन का स्टेटस एक स्टार नहीं बल्कि इंग्लैंड के मैच विनर के रूप में स्थापित हुआ। उनके जाने के बाद इंग्लैंड ने कई स्टाइलिश और एग्रेसिव बल्लेबाज जरूर पैदा किए, लेकिन पीटरसन जैसी मैच चेंजिंग एबिलिटी किसी में नहीं दिखी। 2000 के दशक की शुरुआत में भारतीय टीम की सबसे बड़ी दिक्कत थी तेज शुरुआत। टीम के पास अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन इनिंग की शुरुआत में ऐसा कोई नहीं था जो पहले 10 ओवर में ही विपक्षी टीम पर दबाव बना दे। और तभी भारतीय क्रिकेट को मिला वीरेंद्र सहवाग। टेक्निकल स्कूल की परिभाषा में वो फिट नहीं बैठते थे, लेकिन मैदान पर उनका खेल बिल्कुल अलग ही लेवल का था। उनका मंत्र साफ था, पहली बॉल को भी उसी तरह खेलो जैसे आखिरी बॉल को खेलोगे। सहवाग को देखकर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वो बिना किसी
किसी हड़बड़ाहट के बिल्कुल सामान्य अंदाज में छक्के लगाते थे। उनके शॉट्स में डर का कोई नामो निशान नहीं था। मुल्तान के 309 हो, चेन्नई के 319 या फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 219, ये उस मेंटल फ्रीडम की मिसाल थे जो शायद ही किसी भारतीय बल्लेबाज में पहले या बाद में देखने को मिली हो। उनके रिटायर होने के बाद भारत के पास कई ओपनर आए, लेकिन सहवाग जैसा नेचुरली डिस्ट्रैक्टिव ओपनर फिर कभी नहीं आया। एबी डिविलियर्स को दुनिया मिस्टर 360 डिग्री कहती है और ये नाम उन्हें यूं ही नहीं मिला। क्रिकेट में बहुत से खिलाड़ी आते हैं जो तेज रन बनाते हैं, लेकिन ऐसा बल्लेबाज बहुत कम पैदा होता है जो मैदान के हर हिस्से का इस्तेमाल एक कैनवास की तरह कर सके। एबी उसी रेयर कैटेगरी के खिलाड़ी थे। वो पारंपरिक क्रिकेट शॉट्स भी खेलते थे और साथ ही ऐसे एंगल्स भी बनाते थे जिनकी कल्पना भी कम खिलाड़ी ही कर पाते हैं। गेंदबाज कहीं भी गेंद डाले, एबी उसे किसी न किसी गैप में निकालने का तरीका खोज ही लेते थे। यही वजह थी कि टी20 से लेकर ओडीआई तक हर फॉर्मेट में उनका स्ट्राइक रेट सबसे ऊपर रहा। 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ उनका 31 गेंदों पर शतक आज भी आधुनिक क्रिकेट का सबसे बड़ा बेंचमार्क माना जाता है, जिसके बारे में हम वीडियो के शुरू में बात कर चुके हैं। एबी ने साल 2018 में अचानक से संन्यास लेकर सभी को चौंका दिया था, लेकिन उनके संन्यास के बाद साउथ अफ्रीका तो क्या, पूरी दुनिया में भी उनके जैसा बल्लेबाज दोबारा नहीं आया। और कई लोग तो ये भी मानते हैं कि उस कैटेगरी का खिलाड़ी अब दोबारा आएगा भी नहीं।